फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। और इस लेक्चर में लेकर चलेंगे जो हमने लेक्चर नंबर 7 में आपको बताया था केमिस्ट्री में कि कैसे परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है, नाभिक क्या था, उसका विन्यास क्या था। आज हम देखेंगे उसकी कुछ प्रैक्टिस। तो सबसे पहले तो आपको तत्वों के नाम प्रतीक के साथ मालूम होना चाहिए, प्रारंभ में 1 से लेकर केवल 18 तक। तो 1 से 18 में हम देखें 1 H, 2 He, 3 lithium, 4 beryllium, 5 boron, 6 carbon, 7 8 9 और 10 नहीं जानते। इसी तरीके से 11 थोड़ा यहां बना लें, क्यों बना रहे हैं अभी समझ आएगा। 11 सोडियम, 12 13 14 15 16 और ये 17। ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और 18 है। अब आप एक बात सोच रहे होंगे, सर आवर्त सारणी तो इतनी बड़ी है, पूरे यूनिवर्स में ना जाने कितने एलिमेंट हैं, आप 18 तक क्यों कह रहे हैं? इसका भी अपना एक रीजन है। मैं 18 तक आपको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो तरीका मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पिछले लेक्चर में सिखाया था, आपको मैंने बताया था कि आप किस आधार पर फोकस करेंगे, 2 8 18 32। ठीक, ये परमाणु क्रमांक 18 के बाद 19 20 21 जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर इसका थोड़ा उल्लंघन होगा। ठीक है, तो पहले हम सीख लेते हैं कि 18 तक फाइनली हम कैसे सोचेंगे और फिर हम जाएंगे ऐसे नियमों पर कि आखिरकार ऐसा क्या होता है जिससे कि ये रूल्स का पूर्णतः पालन उसके आगे नहीं हो पाता। कुछ वजह होंगी उसकी, तो वो हम देखेंगे अपने आने वाले समय के लेक्चर में। आज जो टारगेट है हमारा वो 1 से लेकर 18 तक के एलिमेंट आपको लर्न करने हैं, साथ ही साथ इनका कक्षीय विन्यास करना है। ठीक है, ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन करना है और ये देखना है कि कोई परमाणु आयन कैसे बनता था जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। तो किस पर कितना प्लस कितना माइनस और क्यों होगा, इस बात को आज हम कंप्लीट करते हैं 1 से लेकर 18 तक। तो सबसे पहली बात आती है हाइड्रोजन की। इसका नाम भी आप यहां लिखते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये हाइड्रोजन, और जो ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो ऑनलाइन घर में इस बात को देख रहे हैं वो सामने एक कॉपी रखें और कॉपी रखकर जो जो मैं यहां कर रहा हूं उसको साथों साथ करते जाएं, जिससे कि देखते देखते नोट्स बनेंगे और आपको दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। देखिए हाइड्रोजन है, अब इसका आप देखें कि ये यहां लिख देते हैं हम, ये है कक्षीय विन्यास। भाई ये एक है, हमें जो डिवाइड करना है वो तो 2 8 18 32 के आधार पे करना है, लेकिन है ही एक इसमें और ये एक है, इसका मतलब यहां पे ओनली क्या लिखा जाएगा 1। और अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो मान लें कि ये हाइड्रोजन है और ये आपके पास एक कितने कोष हैं, एक कोष है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम एक्स्ट्रा पढ़ भी लें हाइड्रोजन के बारे में। यहां पर ये जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है, चलो इसको हम शॉर्ट हम यहां पे उसका डिटेल करते जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को वास्तव में लिखा जाता है 1H1, वैसे इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 1H2 1H3। समस्थानिकों की चर्चा हम समस्थानिक में करेंगे। 1H1 बताओ, इसमें प्रोटॉन कितने हुए भाई, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। ठीक, तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट R1 फर्स्ट पॉइंट कंपटीशन के लिए जन्म लेता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। तो कौन, हाइड्रोजन। बाकी आपके पास पूरी ब्रह्मांड के अंदर में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसके पास न्यूट्रॉन ना हो।
ठीक है, पहली बात क्लियर। पहले जीके का क्वेश्चन भी है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो वो आंसर आपका आएगा हाइड्रोजन। ये बात पहले क्लियर है, ठीक, इससे पॉइंट बना। इसके बाद बात आती है, लेकिन यहां एक बात जो मैंने कह तो दिया कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, और किसी ने पकड़ लिया, वीडियो में पोस्ट किया और मुझे कमेंट किया कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा होता है न्यूट्रॉन। इससे पहले कि वो कमेंट करे और बताए मुझे, तो कभी कभी क्या है, कुछ स्टूडेंट बातों को पूरी सुनते नहीं है और वो बहुत हड़बड़ी करते हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस का तकाजा होता है। तो मैं बता दूं कि हाइड्रोजन में जो 3 समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक किसको कहते हैं? आइसोबार। समस्थानिक का मतलब होता है कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा रूप में हैं, एक से ज्यादा रूप में हैं, लेकिन जिनके परमाणु क्रमांक समान हैं पर परमाणु भार भिन्न भिन्न हैं। ऐसा भी होता है। तो एग्जाम्पल मैं समझा दूं इसी को लेकर के। पॉइंट 1H1, 1H2, 1H3, 3 चीजें लिखा मैंने। इन तीनों में नीचे सेम है कि नहीं, बोलो? सेम है परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या सेम है, लेकिन यहां देखो 1, फिर ये 2 और फिर ये परमाणु भार क्या हो गए? ठीक। तो जब कभी एक तत्व के ऐसे परमाणु, एक तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, परमाणु क्रमांक, किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उन्हें एक दूसरे का समस्थानिक कहते हैं। क्लियर है समस्थानिक? और समस्थानिक की परिभाषा आप स्क्रीन में देखकर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, हाँ, वो प्रैक्टिकली आई हुई चीज है ना। अब यहां देखो, यार समझना बात को। यहां तीनों में प्रोटॉन की संख्या निकालता हूं तो ये आया 1, इसमें भी 1 और इसमें भी। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 1 1 1, लेकिन न्यूट्रॉन निकालेंगे तो देखो 1 में 1 गया 0, लेकिन यहां 2 में 1 गया 1। ये वाला पॉइंट जो है वो इक्वल, ठीक है। तो बात समझ लेना, ये जो पहला वाला हाइड्रोजन है, ये इसको तो केवल आप हाइड्रोजन ही कहते हैं, लेकिन ये वाला जो है इसको कैपिटल डी से दर्शाना, ठीक है, ड्यूटेरियम के नाम से जानता है, ड्यूट्रॉन कहते हैं हम इसको। और इससे बना हुआ जल जो होता है वो भारी जल होता है। जैसे कि आप जानते होंगे H2O, ये क्या है? वाटर। लेकिन इसमें H के स्थान पे अगर मैंने D लिख दिया तो ये हैवी वाटर है, ये पानी है, जल है, और ये भारी जल है। ये किसका फार्मूला है? भारी जल है भाई, ये भारी जल। और ये ओनली क्या है? ये जल। तो बात समझना है कि इस लेक्चर में ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ओनली कक्षीय विन्यास समझा दिया, ये नहीं, हर एक पॉइंट पे आएंगे, उसका भी डेवलप होगा। जैसे अभी तो हमारा पहला स्टेप है हाइड्रोजन, कक्षीय विन्यास कितना? 1। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इस पे थोड़ी चर्चा की है। फिर हमने भाई 1H1 है तो प्रोटॉन कितना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इसमें होता ही नहीं। लेकिन फिर बात आई कि किसी ने क्वेश्चन कर लिया सर समस्थानिकों पे, तो वो चर्चा छेड़ना बहुत जरूरी था, नहीं तो ये नॉलेज अपना अधूरा रह जाएगा ना। इसीलिए समझाए कि एक तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वो एक दूसरे के लिए समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। अब यहां देखा आपने कि इनमें प्रोटॉन समान था, इलेक्ट्रॉन समान, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर था। 1H वाले में भले न्यूट्रॉन नहीं था, लेकिन इन दोनों में न्यूट्रॉन था। 1H1 वाले का नाम क्या है? हाइड्रोजन।
1h2 वाले का क्या नाम है? ड्यूट्रॉन। 1h3 वाले को टिट्रियम कहते हैं। कहते हैं टिट्रियम कहते हैं। और ये पदार्थ में एक स्टार लगा लो भाई, ये है रेडियोधर्मी। ये क्या है? ये है रेडियोधर्मी। क्लियर है? ये रेडियोधर्मी। अब बात आती है आपके 11th के सिलेबस में आगे चल के हाइड्रोजन नाम का एक स्पेशल लेसन है, उसका नाम ही हाइड्रोजन है, काफी डेवलप पढ़ेंगे, तब ये सारी बातें फिर से वहां पे होने वाली हैं। चलिए अभी हाइड्रोजन के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ फिलहाल। अब यहां आ जाएं, सेकंड, ये क्या है? हीलियम। इसका कितना है यहां पे देखें? 2, तो ये हुआ। अब यहां हुआ ये हीलियम और ये इस तरीके से कितने बने भाई? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। बहुत आसान है ये। ठीक, तो बताओ ये स्थायी है कि नहीं है? तो ये वाला क्या है? ये अस्थायी। और ये क्या है? क्यों? क्योंकि ऑर्बिट कंप्लीट है, ऑक्टेंट रूल फॉलो हो रहा है, अष्टक का नियम लग रहा है। अब बात आती है 3 लिथियम की, तो ये आ जाएगा अपने पास में लिथियम। अब 3 को कैसे डिवाइड करेंगे आप? लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं, थोड़ा फास्ट आ जाए हम। ठीक, तो ये होगा आपके पास में 2 1। अब लिथियम ये एक सर्कल, फिर अगला सर्कल और उसमें कितना, और ये क्या कहलाएगा? ठीक है, अगर ये आयन का रूप लेना चाहे तो कितना होगा बताओ? कितना है यहां? तो यदि लेना चाहे तो क्या होगा? ये Li सिंगल। ठीक है, जब आप नोट्स बनाना चाहें तो यहां लिखे उसको एक स्टेप बढ़ा लेना, ये Li प्लस। अगर अस्थाई है तो वो कौन से आयन में बदल रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से जैसे 4 बेरिलियम है, बेरिलियम 2 Be तो आपके पास ये 2 हुआ, ये फिर 2 हुआ, और ये क्या है? अस्थाई। बेरिलियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो कितने प्लस हो जाएंगे? ठीक, बोरान ये होगा 2 3। अब डायग्राम आप समझ गए हैं, बनाने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से यहां पर हो जाएगा बोरान पर कितना? 3। बस इस तरीके से पूरे स्टेप आपको फॉलो अप करने हैं। कार्बन 2 4, इसका मतलब ये C+4 भी हो सकता है और C-4 भी हो सकता है। इसको बता दूं कि ये कब लेगा और कब देगा। अब बात समझना, कोई व्यक्ति और वो करोड़पति है, वो क्या है? करोड़पति। अब उसको धनी मानना है, तो धनी आप किसको मानोगे? उसकी तुलना करना पड़ेगा। एक करोड़पति की तुलना एक 30-40 हजार कमाने वाले टीचर से अगर आप करते हो तो कौन धनी हुआ? लेकिन करोड़पति की तुलना यदि हम अंबानी से करना चालू कर दें तो आप कौन अमीर हुआ? इसका मतलब है कि उस करोड़पति को आप धनी बोलोगे या ऋणी? भाई ये पैसे देगा या लेगा, वो इस बात पे डिपेंड है कि वो किसके साथ जुड़ रहा है ना। तो वो डिपेंड करता है कि वो जॉब वाले की तुलना किए तो ये धनी था, तो वो क्या था? ऋणी। लेकिन अंबानी से तुलना कर लिए तो अंबानी धनी हो गया और खुद क्या हो गया? मतलब खुद धनी ऋणी दोनों हो सकता है। ऐसे ही कार्बन जो है, इसमें कितने हैं देखो, जो 5 से कम 4 से कम होता तो धनी, 4 से ज्यादा होता तो ऋणी, पर ये 4 बीचों बीच की कंडीशन है, दे भी सकता है और इसलिए इसमें +4 भी हो सकता है और -4। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना, जैसे इसको कभी अंकों में लिखना हो, C
+4 लिखते हैं कई लोग, मत लिखना। सही मायने में C4+ होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्लस जो है वो कितनी बार, ये, ठीक। और +4 का मतलब क्या होता है कि 4 की पावर, ठीक है ना। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, पर क्लियरिटी तो हो हमको नॉलेज की। ये बात क्लियर है बिल्कुल। अब आओ 7 नाइट्रोजन, ये हो गया आपका 2 7। डायग्राम बना लेंगे आप। 2 7 है, सॉरी 2 5। कितने की जरूरत है भाई इसको, 3 की। तो नाइट्रोजन पे क्या होने वाला है बोलो, 3 माइनस। अब ये क्या है, ऑक्सीजन। तो ये 2 6, कितने की जरूरत है, तो यहां कितना आएगा 2, ठीक है। और ये क्या आएगा, फ्लोरीन, ये होगा 2 7, तो कितने की जरूरत है। और एक बात और केमिस्ट्री में ध्यान रख लेना, जो सिंगल एलिमेंट अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस ला लेता है, उसके नाम के लास्ट में प्रत्यय के रूप में, सफिक्स के रूप में ड लगता है। जैसे कि कार्बन अगर माइनस के रूप में आ जाए तो वो कार्बाइड कहलाता है। अगर नाइट्रोजन इस रूप में आ जाए वो नाइट्राइड कहलाता है। अगर ऑक्सीजन आ जाए आप क्या बोलेंगे, ऑक्साइड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको आप फ्लोराइड कहेंगे। समझे बात को। इस तरीके से समझ लेना है, ये छोटी छोटी बातें समझते जाओ कि जो अपने ऊपर अकेला एलिमेंट है, अष्टक के नियम का पालन करने के लिए, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया है तो क्या करता है, अष्टक पूरा करके। ग्रहण किया मतलब कौन सा आवेश आया, और माइनस आने का क्या मतलब, ड आ जाएगा। उसके नाम को भी सीखना जरूरी है कि क्यों हम ऐसा कहते हैं। और अगर कभी धन आ गया तो उसमें ईएम आता है, ईएम। अभी आप देखेंगे कैसे। पहले ये तो नियॉन है, नियॉन 2 8, इसमें कोई वो नहीं होगा, इसका अष्टक क्या है, कंप्लीट है। अब आ जाओ सोडियम की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा बोलो, 2 8। अब बात समझ आ रही है ना। ये स्ट्रक्चर्स बना के बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग नोट्स में पूरा बनाएंगे हर किसी का। अब यहां कितना आया, ये 1। ये 4 से क्या है, कम है। और अगर 4 से कम, इसका क्या मतलब हुआ, 4 से कम का क्या मतलब, दान देगा। कितने दान देगा, 1। तो क्या बन चुका होगा, इसका में आ जाएगा ईएम, लास्ट में क्या आ जाएगा, ईएम। तब जाके इसका नाम होता है सोडियम, ठीक। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब समझो बात को, यानी इनको रटना नहीं है, ये सीखने की चीज है। माइनस आने पे ड आता है और प्लस आने पे ईएम आता है। तो आपको ये कहां तक करने हैं, कंप्लीट 18। अब इस 18 तक करने में यदि कोई मन में कोई कंफ्यूजन है तो सबसे पहले वो कंफ्यूजन पूछ लो आप मेरे से। तो अब देखें ये कि अभी जो मैंने ये लेक्चर आपको दिया है 1 to 18, अब किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन पहले क्लियर कर ले। लेकिन उससे पहले मैं एक बार इसको रिकैप कर देता हूं कि करना क्या है, और कुछ ऐसी बातें जो मैंने शायद इसमें ना बताई हो मैं उसको भी क्लियर कर लेता हूं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने देखा कि पहले 1 to 18 तो एलिमेंट आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक। एक बात। दूसरी बात यह है, जब यहां स्टार्ट हम किया था हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का 1H1 होता था, और चूंकि 1H1 है मतलब एक ही हुआ परमाणु क्रमांक। अब इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन यह बताया था कि इस 1H1 की यदि मैं बात करता हूं तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तब जीके का एक क्वेश्चन जन्म लेता है, और वो ये
कि ऐसा कौन सा तत्व है जिनमें न्यूट्रॉन नहीं होते, तब हाइड्रोजन होता है। लेकिन एक नॉलेज और मालूम हो कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और एक तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हैं, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। 1H1, 1H2, 1H3 था। इसमें 1H1 को हम हाइड्रोजन कहते हैं, 1H2 को ड्यूट्रॉन कहेंगे, 1H3 को ट्रिटियम कहेंगे। अब 1H1 सिंपल हाइड्रोजन कहलाता है जिसमें न्यूट्रॉन 0 है, लेकिन ड्यूट्रॉन की यदि बात करते हैं 1H2 जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें यदि हम देखेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है, ठीक है। लेकिन ट्रिटियम की बात करते हैं 1H3, तो 1H3 में आप देखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, और ट्रिटियम को मैंने रेडियोधर्मी यानी रेडियोएक्टिव पदार्थ कहा है। और वास्तव में यदि आप जानना चाहते हैं कि यदि आपके सामने एक एलिमेंट दिया हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो रेडियोएक्टिव है या नहीं है। आप जानते हैं कि रेडियोएक्टिव पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ होते हैं जिनके नाभिक भारी होते हैं। शब्दों पे ध्यान दें, परमाणु भारी होता है नहीं बोल रहा हूं मैं, परमाणु के नाभिक भारी होते हैं, वेटेड होते हैं। तो उनके नाभिक में न्यूट्रॉन टूटता है और नए कणों को निकालता है, अल्फा, बीटा, गेमा। इन कणों को लगातार निकालते रहता है जब तक कि वो अपने स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर लेता। लेकिन यहां ध्यान रखना, यहां नाभिक के स्थायित्व का प्राप्त करने का मतलब वो अष्टक का नियम नहीं है। मैं नाभिक की बात कर रहा हूं, शब्दों पर ध्यान दें। परमाणु अपना स्थायित्व जब प्राप्त करता है तब अष्टक का नियम लगता है। मैं बात किसकी कर रहा हूं? परमाणु के नाभिक की। तो आप एक एक करके क्वेश्चन करके मैं इसका समाधान करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका यह है, भारी नाभिक क्या है? भारी नाभिक क्या है? ध्यान रखना, जिस भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात है, अगर वो बड़ा हो जाए किससे? 1.5 से, तो वो परमाणु का नाभिक क्या माना जाता है? भारी माना जाता है। और उसके न्यूट्रॉन तबाही मचाते हैं। अब अल्फा, बीटा, गेमा कण निकालेंगे और तब तक जब तक कि उनका अनुपात कितना ना हो जाए, 1.5 आ जाए। अगर ज्यादा है तो ऐसा करेंगे। मैं एक एग्जांपल आपके सामने ऐसा लेके चलता हूं जो चिर परिचित है, बचपन से आपने पढ़ा है यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम जो है 92, यूरेनियम 235 और 238 भी होता है, ठीक। 92 यूरेनियम 238। आप लोगों ने कहीं ना कहीं जीके में या साइंस में ये बात पढ़ा होगा कि रेडियोएक्टिव पदार्थ कौन है? रेडियम। रेडियम भी हालांकि, पर यहां एग्जांपल कौन सा लिया मैंने? ठीक है। अब कैसे पता चला? क्या देख के बता सकते हैं? या अल्फा बीटा हमारे सामने अगर कहीं यूरेनियम रखा भी है तो क्या दिखेंगे आपको कि अल्फा निकल रहा है, बीटा निकल रहा है, गेमा निकल रहा है? दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो उसका कोई तरीका तो होगा पहचानने का। तब मैं कहता हूं परमाणु के नाभिक के स्थायित्व का N/P सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? N क्या है? वहां न्यूट्रॉन की संख्या है, P क्या है? अगर N/P का मान 1.5 तक है तब तो ठीक है, वो स्थायी है नाभिक। लेकिन अगर 1.5 को क्रॉस कर देता है तो वो क्या हुआ? भारी नाभिक हुआ, यानी कि वो अस्थायी है और नाभिक भी अब मचलाएगा। नाभिक के अंदर का न्यूट्रॉन टूटेगा, अल्फा बीटा गेमा कणों को निकालते जाएगा, जिससे कि न्यूट्रॉन की संख्या धीरे धीरे कम होगी और N/P का मान जो कि 1.5 से ज्यादा है वो धीरे 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 कम होने लगेगा। और जब कम होते होते 1.5 को टच कर देगा, अल्फा बीटा गेमा कण निकलना क्या हो जाएंगे? बंद। ज्यादा है तो निकलते हैं। जब न्यूट्रॉन निकलेगा धीरे धीरे, 1.6 है मान लो तो 1.58, 1.55, 1.52, और जैसे ही 1.5 को आया अब न्यूट्रॉन का टूटना बंद।
अल्फा बीटा गैमा कण अब नहीं निकलेंगे क्योंकि उसने स्थायित्व को प्राप्त कर लिया है। यह बात मैंने इसलिए छेड़ा है क्योंकि यहां पर जो मैंने चर्चा छेड़ा था कि 1H3 एक क्या है भाई, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्यों है? देखो प्रोटॉन कितने भाई, एक है। बोलो न्यूट्रॉन कितना, बोलो N/P निकालूंगा तो कितना आएगा, 2/। फाइनली कितना आया, तो बड़ा आया कि नहीं 1.5 से। बात समझ आ रही? ये रीजन है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि 1H3 हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है ट्रिटियम, आप इसको रेडियोएक्टिव क्यों कह रहे हो भाई, दिखता है क्या आपको? तो उनको समझाओ। देखो बोला रेडियोएक्टिवता को पहचानने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। कोई भी एलिमेंट आपको दिया हो, न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, प्रोटॉन की संख्या निकालो और न्यूट्रॉन की संख्या में प्रोटॉन की संख्या का भाग दे दो, N/P निकालो और N/P अगर 1.5 तक आया तो वो स्थायी होता है, लेकिन 1.5 से ज्यादा आया तो वो अस्थायी होता है। और ऐसी स्थिति में जो न्यूट्रॉन है वो टूटते जाते हैं और अपने में से क्या निकालेंगे, ये अल्फा बीटा गैमा। अब ये कौन से कण हैं ये देखेंगे आप 12th के रेडियो धर्मिता का लेक्चर, जो कि 7 लेक्चर का एक कॉम्बिनेशन है। जिसको ये देखना है वो देख सकते हैं, ठीक है। मुझे बताएंगे तो मैं उसकी एक लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन रेडियो धर्मिता वो काफी डिटेल है, बहुत ज्यादा डिटेल है उसमें। ये वहां का एक छोटा सा पॉइंट है मात्र। चूंकि 11th की स्टार्टिंग है, एक हल्की सी रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को मैंने आपको बताया हूं। और ये जिस लेवल पे आपको चीजें मिल रही हैं, ये कौन सा कोर्स है सही मायने में? ये ना 11th है, ना 11th प्लस एडवांस है, बल्कि टारगेट कोर्स। यानी बाल की खाल निकालना, जिस चीज के पीछे भिड़ जाए उसका कोना काना बिल्कुल पता होना चाहिए। फिर चाहे वो एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछना है फिर वो पूछ ले, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना कि इस लेक्चर में एक हाइड्रोजन के पीछे भिड़े हैं तो उसकी इतनी हम चीर फाड़ कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखना सिलेबस बहुत बड़ा है, करना भी पड़ेगा। तो अब बात आती है यूरेनियम को क्यों कहा था, तो आप निकाल के देख लेना, इसमें N/P 1.5 से ज्यादा आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ये P की वैल्यू कितनी होगी 92। न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसको इसमें से हटा दो 143। N/P निकाल लेना 143 ये बड़ा आएगा किससे 1 पॉइंट, आप करके चेक कर लेंगे, ठीक है भाई। कंसेप्ट क्लियर हुआ दिमाग में? किसी को बता सकते हो इसी तरीके से? कभी पूछ ले क्लास में 1H3 बोले क्यों रेडियोएक्टिव है, बोले उसमें क्या है, बोले N/P का मान 2 है जो कि 1.5 से ज्यादा है, 1.5 से ज्यादा है, ठीक। पता चला सामने वाले को नहीं पता क्या प्रॉब्लम है और क्या उसका सही वो है। ये बात क्लियर हुई। फिर हमने देखा कि हीलियम में, अच्छा एक बात और हम बता देते हैं आपको, H+ को प्रोटॉन कहा जाता है, क्यों? आपको बता दूं, जहां भी आप सिलेबस पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, जब H+ लिखा होता है वो प्रोटॉन नाम दिया जाता है। तो बड़ा अजीबोगरीब लगता है यार, ये तो हाइड्रोजन है तो प्रोटॉन नाम क्यों दिए? क्या आप में से कोई जवाब बता सकता है? नहीं, अगर किसी को जवाब बताना तो यहां आकर बता सकते हैं जवाब। H+ को प्रोटॉन क्यों कहा जाता है? उसकी एक वजह है, जब 1H1 की बात होती है तो ये काय की संख्या भाई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूट्रॉन कितना है। अब समझना बात को, यहां पर ये नाभिक है, ये नाभिक है और उसमें कितना प्रोटॉन है और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन बाहर का इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तब तो वो प्लस बनाना। जब गायब हो गया तो बचा केवल क्या है, प्रोटॉन ही तो। न्यूट्रॉन पहले ही नहीं थे, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन था, और एक सिंगल प्लस का क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन निकला होगा तब तो प्लस आया, तो बचा क्या है उसमें, प्रोटॉन। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी आपको H+ लिखा रहे आप इसको प्रोटॉन कहेंगे। ये बात भी क्लियर हुई छोटी सी, ठीक है। और ध्यान रखना हाइड्रोजन की बड़ी अच्छी बात कि भविष्य का ईंधन है। हाइड्रोजन क्या है, भविष्य का ईंधन।
ठीक, जैसे पेट्रोल वेट्रोल सब है ना, पेट्रोल मिट्टी तेल हुआ करते थे, तो आने वाले भविष्य में अभी खोज बहुत सारी चालू हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। ये भी एक जीके का क्वेश्चन। फिर बात आती थी हीलियम की, तो आपको मालूम है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इनके सारे अष्टक पूरे हैं। क्यों है, ये बात हो चुकी थी पहले। इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ें तो जहां तकलीफ होती है वो पॉइंट है कौन सा, एक बार मैं उन पॉइंट्स को दोहरा दे रहा हूं जो तकलीफ देंगे आगे चल। कार्बन जो है 6 परमाणु क्रमांक है, 2 4 उसका कक्षीय विन्यास है, वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, यानी माइनस भी हो सकता है और प्लस। जब वो प्लस होगा तो उसको हम कार्बन ही कहेंगे, लेकिन अगर माइनस होगा तो हम उसे कार्बाइड कहेंगे। जितने माइनस वाले हैं उसके लास्ट में डा आ जाएगा, जितने प्लस वाले हैं उसके लास्ट में ईएम आ जाता है। ये बात क्लियर है पहले, ठीक। यहां कार्बन की एक खास बात और बता दें जो आगे चल के हम डेवलप करेंगे। कार्बन के यौगिक प्रकृति में सबसे ज्यादा है। पूछ लेगा किस तत्व के यौगिक प्रकृति में सबसे ज्यादा है, कार्बन के। क्यों है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण है। कार्बन कार्बन से जुड़कर के लंबी से लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखता है सहसंयोजी बंधों के द्वारा। और ये सहसंयोजी बंध क्या है, ये हमारे आने वाले समय के लेक्चर्स में होगा। जितने नए नए शब्द अभी आ रहे हैं आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हर एक शब्द को तोड़ेंगे जरूर हम, बिल्कुल, और इतना तोड़ेंगे कि अंदर जाके पूरी चीजें बिल्कुल बारीकियों के साथ आ जाए। ठीक है, यानी एक पदार्थ को तोड़ के हम तत्व में लाएंगे, तत्व से परमाणु और परमाणु के अंदर घुस के वो नाभिक तक घुसेंगे और वहां तक भेदेंगे पूरे नॉलेज को कि कौन सी चीज कहां से आई है। तो कार्बन श्रृंखलन का गुण, जिसकी वजह से वो लंबे से ज्यादा यौगिक बना सकता है पूरी प्रकृति में। और फिर अब बात आती थी यहां जो स्पेशल पॉइंट जो आएगा वो ये यहां ध्यान रख लें, फ्लोरीन को थोड़ा सा एक खास बात है, ये फ्लोरीन में एक खास बात है इसलिए बोला। फ्लोरीन जो है, हम जितने भी एलिमेंट पूरे ब्रह्मांड के पढ़ेंगे ना, हम उन सब में सबसे ज्यादा ऋणी है। सबसे बड़ा अगर भिखारी कोई है तो वो फ्लोरीन है पूरी आवर्त सारणी के अंदर में। ये भी जीके का क्वेश्चन पता रखना। यानी ऋणी किसको बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। सबसे ज्यादा ऋणी अगर कोई है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता का गुण अगर किसी में है सबसे ज्यादा, तो वो तो बोलेंगे सर जब सबसे ज्यादा भिखारी, सबसे बड़ा दानी भी बता दो फिर, क्योंकि बात अधूरी ना हो जाए। तो अपन तो कहे ना कि बाल की खाल निकालेंगे, तो सीजियम है भैया। फिर वो कौन है, सीजियम। कौन है वो, सीजियम। ठीक है, तो इस तरीके से बात को समझना। यहां पे इसका भी मेन पॉइंट बता दिया मैंने। नियॉन अक्री गैस है। यहां 11 से मोस्टली मैंने बहुत नहीं किया था, लेकिन लगभग आपको बन जाएंगे। 11 सोडियम होता था, 281 +1 होगा। मैग्नीशियम 282 +2 होगा। लास्ट लेक्चर में चूंकि बता चुका हूं उसको मैं, उसमें कोई कंफ्यूजन कहीं आगे जाके कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। वहां एक और खतरनाक बात जो है जानकारी होनी चाहिए, वो परमाणु क्रमांक 14 जिसमें सिलिकॉन होता है। कौन, सिलिकॉन। पूरी प्रकृति में सिलिकॉन और एक और एलिमेंट है जिसका नाम है जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम पूरी प्रकृति का बहुत ही अजीबोगरीब तत्व है, और वो एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से आज वर्तमान में जो दूर संचार व्यवस्था है और जितना डिजिटल सिस्टम बना हुआ है, हमारे मोबाइल भी क्यों ना हो, ये काय के बने होते हैं, अंदर जो प्लेट बनी होती है मदरबोर्ड, कौन यूज हो रहा है इसमें, सिलिकॉन जर्मेनियम। सिलिकॉन ज्यादा यूज हो रहा है। इसमें बहुत ही अलग गुण है, और वैसा गुण किसी और एलिमेंट में नहीं है, सिलिकॉन जर्मेनियम में, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स हैं, ये अर्धचालक हैं, और इनकी वजह से ही पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया स्थापित हुई है। अगर इनमें यह बात ना आए तो इलेक्ट्रॉनिक्स फेल है। क्या होता है अर्धचालक, इस पे भी डेवलप करेंगे। और पहले से अगर देखना है किसी को क्या है, तो इसके लिए 12th के सेमीकंडक्टर्स का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें ये सारी बातें क्लियर है। इसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा,
अब आपको अगर देखना है तो देखें, लेकिन ये ध्यान रखना हर चीज को समय के अनुरूप देखना है, क्योंकि मैंने कहा कि साइंस में शब्द को पकड़ना सीख जाओ। जिस दिन आपने शब्द को पकड़ना सीखा, जैसे मैंने कहा कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है, तो कम शब्दों में बता देता हूं फिलहाल के नॉलेज के लिए, और जिसको डिटेल देखना तो लेक्चर में चले जाना। बहुत सामान्य सी बात है, जो तत्व कम ताप पर विद्युत के कुचालक होते, कम ताप पर विद्युत के कुचालक, लेकिन उच्च ताप पर विद्युत के सुचालक होते हैं। कम ताप पे कुचालक, लेकिन ताप बढ़ा दो तो क्या हो जाते हैं? सुचालक, धारा बहने लगती। कम ताप पे धारा नहीं बहेगी, लेकिन ज्यादा ताप पे धारा बहेगी उनमें से, तो ऐसे तत्व कहलाते हैं अर्धचालक। और सिलिकॉन और जर्मेनियम उसका एग्जाम्पल है। फिलहाल आप ये पता रखो, क्यों ऐसा होता है आपको देखना हो तो डेवलप लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अब जो सिलिकॉन की बात थी 14 बताना बहुत जरूरी था। इसके बाद जितने माइनस वाले हैं वो सारे अधातु मानना, और जितने प्लस वाले हैं सबको धातु। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, तो जितने धन वाले हैं सारे आपके नजर में धातु होंगे, और जितने ऋण वाले हैं वो अधातु, ठीक है। और जब मैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ाऊंगा आपको पदार्थों का, तो ये सारी बातें आएंगी, और इन बातों को मालूम रखने से वो जो क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको, तो पानी की तरह बहा दोगे, एकदम सरल लगेगा आपको, ठीक है। तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने पूरे पॉइंट्स में से जो खास पॉइंट थे, हाइड्रोजन के बारे में, कार्बन के बारे में, फ्लोरीन के बारे में, बीच में सीजियम को भी हमने दौड़ा दिए, और फिर 11 से लेके यहां जो हुआ उसमें मुख्य रूप से हमने बात की किसकी? सिलिकॉन की। करना बहुत जरूरी था, सिलिकॉन के साथ हमने जर्मेनियम को भी यहां ले आया। और आप यकीन मानो, ये जब हमारे लेक्चर्स चलते रहेंगे, 1 मंथ हम जब पूरे कर चुके होंगे, बेसिक भी स्ट्रांग होगा, और आवर्त सारणी जो है ना, वो तो आप केवल यहां आके इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी वीसीपी चैनल पे आप लोग खुद इस बोर्ड में आकर के जो ऑफलाइन कर रहे हैं, या फटाफट ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने में मुश्किल से 2 मिनट, और उसके अंदर की आप एलिमेंट भी लिखेंगे, और एलिमेंट लिखने के साथ साथ उसके परमाणु क्रमांक भी टोटल के टोटल लिख देंगे। 10 मिनट में आवर्त सारणी बना के, एलिमेंट लिख के, और परमाणु क्रमांक भी लिख देंगे, और उसके साथ साथ जितने मैं गुण बता रहा हूं मेरी कोडिंग के माध्यम से, आप इतने सारे गुणों को डाल देंगे कि पूरी आवर्त सारणी एकदम फर्राटेदार हो जाएगी। कहीं कोई बुक को देखना भी नहीं पड़ेगा, देखो गारंटी देता हूं, लेकिन उनके लिए जो मेहनत करेंगे, ठीक। और उम्मीद करना जो ये चाहते हैं कि इसी चैनल में जहां मैं हूं और मेरे बाजू में आके अगर आपको वो चीज करनी है, और लगे कि यार वास्तव में जो ऑफलाइन क्लास चल रही हैं उसमें भी जो स्टूडेंट्स हैं, सीखने के बाद वो पुस्तक तो कोने में गई, क्योंकि जमाना आपको देखेगा कि आप यहां बोर्ड में किस तरह से आपने आवर्त सारणी को ड्रॉ किया। और एक 11th का स्टूडेंट, वो भी स्कूल चालू होगा जुलाई में, उसके पहले ही वो अप्रैल के एंडिंग में ही, मई के स्टार्टिंग में ही अगर वो ये काम कर लेता है, तो मैं मानता हूं कि ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। पूरे एक एक एलिमेंट याद हो, बिल्कुल याद हो जाएंगे, ट्रिक्स के माध्यम से, तरीके से, बिल्कुल एक कविता के माध्यम से याद करा दूंगा आपको पूरा, ठीक। तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बस लगे रहो लगातार, और प्रयास करना कि यहाँ बेहतर से बेहतर, यहाँ जितने लोगों को प्रेजेंटेशन अपनी मर्जी है, आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे, वो प्रेजेंटेशन इसी मंच के माध्यम से यूट्यूब चैनल तक भी जाएगा, वीसीपी एप्लीकेशन तक भी जाएगा। और जब आपके ही माता पिता देखेंगे यार हमारे बच्चे जो बहुत ज्यादा मंच में नहीं आते थे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो टीचर्स मोस्टली बच्चों को नहीं देते हैं, लेकिन मैं दूंगा, ताकि आप लोगों को भी लगे कि यार वास्तव में चैनल पे आना, और लेकिन अच्छी प्रैक्टिस के बाद, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। उम्र छोटी है, लेकिन जितनी बातें सीख रहे हैं अच्छे एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर आना है, ठीक है। तो थैंक्स, आज के लिए ये केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वही हमें एंड करते हैं। कल हम देखेंगे इसके आगे का लेक्चर।